नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा चौथी में पाठ नंबर 5वां दोस्त की पोशाक का प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो सबसे पहला है कठिन शब्द। तो सबसे पहला है नसीरुद्दीन, गपशप, मामूली, पोशाक, बंठन, पड़ोसी, मुलाकात, अकल, स्वागत, सत्कार, नाराज, परिचय, बड़कीली, माफी, अचकन, गर्मजोशी। तो ये सारे जो शब्द है मैंने आपकी हिंदी की किताब से लिए हुए हैं। तो ये सारे शब्दों को आपको अच्छे से याद करना है और उसके मतलब और उसकी वर्तनी मतलब उसका स्पेलिंग भी आपको याद होना चाहिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्न पहला, नसरुद्दीन किससे मिलकर बहुत खुश हुए? इसका उत्तर है नसरुद्दीन अपने दोस्त जमाल साहब से मिलकर बहुत खुश हुए, क्योंकि भाई उनका जो दोस्त जमाल साहब था वो बहुत सालों के बाद अपने दोस्त नसरुद्दीन से मिलने के लिए आया था, इसलिए नसरुद्दीन भी उससे बहुत सालों के बाद मिलने के बाद वो भी बहुत खुश हो गया। तो बच्चों, आपका भी अगर कोई दोस्त आपके घर में या आपको कहीं मिलता है तो आप भी बहुत खुश होते होंगे। और बच्चों, हमें हमारे दोस्त आने पर हमें बहुत खुशी होनी चाहिए। चलो बच्चों, तो अभी दूसरा प्रश्न है। प्रश्न दूसरा, नसरुद्दीन ने हुसैन साहब से क्या कहा? नसरुद्दीन ने हुसैन साहब से क्या कहा? तो इसका उत्तर है नसरुद्दीन ने हुसैन साहब से कहा कि जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। मतलब नसरुद्दीन बोल बोल कर उन्हें बताना चाहते हैं कि भाई इन्होंने जो अचकन पहनी है, मतलब जो पोशाक पहनी है वो उनकी खुद की अपनी है। मतलब वो ये कहना चाहते हैं, मतलब नसरुद्दीन यह साबित करना चाहता है कि वो उन्होंने किसी से मांगी नहीं है। मतलब बार बार वो उसी बात के ऊपर जोर दे रहे हैं। प्रश्न तीसरा, नसरुद्दीन ने अपने पड़ोसी को जमाल साहब की पोशाक के बारे में क्या बताया? नसरुद्दीन ने अपने पड़ोसी को जमाल साहब की पोशाक के बारे में क्या बताया? तो इसका उत्तर है उन्होंने जो अचकन पहन रखी है वह मेरी है। आपको तो पता है कि भाई नसरुद्दीन मजाक के टाइप के इंसान थे, तो उन्होंने भाई मजाक करने के लिए बोल दिया कि भाई उन्होंने जो अचकन पहनी है वह मेरी है। प्रश्न चौथा, जमाल साहब ने नसरुद्दीन को क्या समझाया? देखो भाई, इसका उत्तर है जमाल साहब ने नसरुद्दीन को समझाया कि पोशाक के बारे में न कहना ही अच्छा है। तो जहां भी जाते थे तो नसरुद्दीन उस अचकन की बात छेड़ देते थे, तो उस बात के कारण भाई जमाल साहब को शर्मिंदगी महसूस होती थी। इसलिए जमाल साहब ने बोला कि भाई आप जहां भी जाओ आप कृपया पोशाक के बारे में कुछ भी ना कहो। प्रश्न पांचवा, जमाल साहब ने घूमने जाने से क्यों मना कर दिया? भाई इसका उत्तर है जमाल साहब की पोशाक मामूली सी थी, इसलिए उन्होंने घूमने जाने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने जो पोशाक पहनी थी वो बहुत ही सस्ती थी, इसलिए भाई वो घूमना जाना पसंद नहीं करते होंगे। तो वो ऐसा सोचते थे कि अगर वो सस्ता पोशाक पहन के जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो मतलब वो लोगों के डर से और मामूली पोशाक से भी वो बहुत ही शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे, इसलिए वो मामूली पोशाक पहनकर घूमना नहीं जाना चाहते थे। प्रश्न छठा, नसरुद्दीन और जमाल साहब बन ठन कर घूमने के लिए निकले। तुम्हें तुम बन ठन कर कहाँ कहाँ जाते हो? तो भाई इसका उत्तर है मैं बन ठन कर अपने दोस्तों के जन्मदिन की पार्टी में और अपने रिश्तेदारों के घर जाता हूँ। ख, तुम किस किस तरह से बनते ठनते हो? इसका उत्तर है मैं नहा धोकर नए कपड़े पहनता हूँ, कंघी करता हूँ तथा पॉलिश किए हुए जूते पहनता हूँ। तो बच्चों, आप भी जब अपने दोस्तों के घर जाते हो या किसी रिलेटिव्स के वहां पर आप जाते हो तो आप भी बच्चों नए नए कपड़े और बालों में कंघी कर कर आप लोग जाते हो, और इसका मतलब है कि हम लोग बन ठन कर जाते हैं। प्रश्न सातवां, तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसरुद्दीन से क्या कहा होगा? तो भाई इसका उत्तर है जमाल साहब ने कहा होगा कि मैंने अचकन के बारे में कुछ न कहने को कहा था, फिर तुमने उसका जिक्र ही क्यों किया? मतलब बार बार समझाने के बाद भी नसरुद्दीन मान नहीं रहे और जहां भी जाते वो उनकी अचकन की बात कर देते और जमाल साहब को शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। तो इसलिए जमाल साहब ने भी बोला था कि भाई मैंने इसका जिक्र का मतलब क्या होता है कि भाई मैंने आपको बताया कि भाई आपको अचकन की बात नहीं करनी, फिर भी आप उसके बारे में क्यों बात करते हो। प्रश्न आठवां, जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते होंगे? तो भाई जाहिर सी बात है, कोई भी पुराने फटे हुए कपड़े में कौन घूमने जाएगा। इसका उत्तर है जमाल साहब मामूली से कपड़ों में घूमते तो लोग कहते कि उनके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, इसलिए जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने नहीं जाना चाहते होंगे। तो बच्चों, हमारे पास भी अगर अच्छे कपड़े ना हो तो हमारा भी मूड नहीं बनता है कि भाई हम लोग कहीं घूमने के लिए जाए। तो अगर कहीं घूमने जाना है तो हमारे पास अच्छे कपड़े होना जरूरी है।
प्रश्न 9वां, नसीरुद्दीन अपनी अचकन के बारे में हमेशा क्यों बताते होंगे? इसका उत्तर भी नसीरुद्दीन एक मजाकिया इंसान थे। वे अपने दोस्त से मजाक करने के लिए अपनी अचकन के बारे में हमेशा बताते होंगे। मतलब नसीरुद्दीन मजाकिया इंसान थे, इसलिए उनको मजाक करना बहुत ही अच्छा लगता था। इसलिए वो जहाँ भी जाते थे वो अचकन की बात जरूर एक बार कहते भाई इन्होंने जो अचकन पहनी वो मेरी है या फिर उनकी ही है। मतलब इस तरह से, मतलब इस तरह की बातें करके वो अपने दोस्त का मजाक उड़ाना चाहते थे। बाकी कोई उनके अंदर कोई ईर्ष्या का भाव नहीं था, बस खाली वो मजाक करना चाहते थे। प्रश्न 10वां, जब जमाल साहब और नसीरुद्दीन हुसैन साहब के घर से बाहर निकले तो उन्होंने अपनी बेगम को नसीरुद्दीन और जमाल साहब से मुलाकात का किस्सा सुनाया। उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई होगी? जब जमाल साहब और नसीरुद्दीन हुसैन साहब के घर पर जाते हैं तो भाई वहाँ से बातचीत करने के बाद जब वो आ रहे थे तब हुसैन साहब कुछ अपनी बेगम से बात कर रहे थे। तो भाई उन दोनों में क्या बातचीत हुई होगी? तो चलो उसको देखते हैं। तो भाई बेगम ने बोला होगा किस दोस्त के साथ, मतलब नसीरुद्दीन किस दोस्त के साथ आए थे? तो भाई हुसैन साहब ने बोला जमाल साहब नाम का कोई पुराना दोस्त था उनका, वो बहुत सालों के बाद आया था और उनको मिलने के लिए आया था। बेगम हंसती हुई, तब जरूर ही वह अचकन उसकी अपनी नहीं होगी। मतलब ऐसा नसीरुद्दीन दूसरे लोगों के साथ भी किया, इसलिए बेगम ने हंसते हुए बोला तब जरूर ही वह अचकन उसकी अपनी नहीं होगी। हुसैन साहब ने बोला हाँ हाँ, उसने तो नसीरुद्दीन की ही अचकन पहन रखी थी। मतलब ये बात जाहिर हो जाती है कि मतलब जमाल साहब से पहले भी कोई नसीरुद्दीन का दोस्त आया होगा तो उसके साथ भी नसीरुद्दीन ने यही वाला मजाक किया होगा। इसीलिए तो भाई हुसैन साहब की बेगम को तो पहले से पता था कि भाई वो अचकन उसकी अपनी नहीं होगी। तो मतलब इस तरह से आप देख सकते हैं भाई, इस तरह का किस्सा से आपको पता चलेगा कि नसीरुद्दीन थे वो बहुत ही मजाकिया इंसान थे। प्रश्न 11वां, जब नसीरुद्दीन अपने दोस्त से मिले वे उसे अपना मोहल्ला दिखाने ले गए। जब तुम अपने दोस्तों से मिलते हो तब क्या क्या करते हो? इसका उत्तर है मैं जब अपने दोस्तों से मिलता हूँ तब उनके साथ खाता पीता हूँ, उन्हें साथ लेकर पार्क में घूमने जाता हूँ और उनके साथ खेलता हूँ। तो बच्चों आपके घर में भी जब आपका कोई दोस्त आता है तो आप बहुत खुश हो जाते हो। आप सबसे पहले तो आप उनको अपना घर दिखाते हो, अपना बेडरूम दिखाते हो जहाँ पर आप सोते हो, और वहाँ आपके पास अगर खिलौने हैं, आजकल तो बच्चों मोबाइल आ चुका है तो भाई आप लोग मोबाइल में गेम्स दिखाते हो। पहले हमारे ज़माने में जब हम लोग जब छोटे थे तो हम उनको खिलौने दिखाते थे, लेकिन आजकल के बच्चे क्या करते हैं मोबाइल में गेम दिखाते। देखो मेरे पास तो ये पबजी वाली गेम है, मेरे पास तो ये गेम है, मेरे पास तो ये गेम है। तो बच्चों मोबाइल से थोड़ा सा कम खेलो और अपना ध्यान किताब में लगाओ। निम्न शब्दों का पर्यायवाची शब्द लिखो। पर्यायवाची का मतलब क्या होता है? समान अर्थ वाले शब्द। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे सिनोनिम्स। तो सबसे पहला है भाई दोस्त, दोस्त का होगा मित्र। गपशप का होता है मतलब बातचीत करना। भड़कीली का मतलब होता है उज्जवल। खास का होता है विशेष। मुलाकात का होता है मिलन। अक्ल का होता है बुद्धि। गर्मजोशी का मतलब होता है उत्साह। पोशाक का मतलब होता है परिधान। नाराज का होता है खफा। मामूली का होता है साधारण। पड़ोसी का होता है हमसाया प्रतिवेशी। कपड़े का होता है वस्त्र। माफी का होता है क्षमा और गलती का होता है भूल। तो ये सारे समान अर्थ वाले शब्द हैं। तो बच्चों इनको आपको याद रखना है। इस तरह के जो शब्द है वो एग्जाम में आ सकते हैं। अब दिए गए शब्दों में आपको इली नाम का प्रत्यय लगाना है। प्रत्यय लगाकर आपको एक नए शब्द बनाने। तो यहाँ पर आप देखिए कि बड़क के पीछे हमने इली प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया? बड़कीली। चमक के पीछे हमने इली प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया? चमकीली। बर्फ के पीछे इली लगाया तो क्या बन गया? बर्फीली। खर्च के पीछे हमने इली लगाया तो क्या बन गया? खर्चीली। शर्म के पीछे इली लगाया तो क्या बन गया? शर्मीली। पत्थर के पीछे इली लगाया तो बन गया पथरीली। इस तरह से आपने बच्चों देखा कि इन शब्दों के पीछे इली प्रत्यय को हमने लगाया तो क्या बन गया? खर्च का खर्चीली, शर्म का शर्मीली। तो बच्चों आपको इस तरह से इली प्रत्यय अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको इस तरह से लगाकर आपको इस तरह से शब्द बना देने हैं और इसको याद रखो ताकि एग्जाम में आए तो आप अच्छे से इसको लिख सको। पोशाकों के जोड़े बनाओ। आपको भाई जोड़े बनाना है तो कमीज के साथ क्या आएगा? पैंट। हम कमीज के साथ पैंट पहनेंगे। धोती के साथ क्या पहनेंगे? कुर्ता। ठीक है। अब कुर्ते के साथ पैंट हम नहीं पहन सकते। अचकन के साथ क्या होगा? पजामा। लुंगी के साथ क्या होगा? बनियान। लहंगा के साथ क्या होगा? चोली। और साड़ी के साथ क्या होगा? ब्लाउज। जातिवाचक संज्ञा
की परिभाषा। संज्ञा का मतलब होता है नाम। जब जातिवाचक संज्ञा है तो यहाँ पर जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा। अब भाव मतलब फीलिंग्स। जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव को बोध कराते हैं उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब ऐसे शब्द जिससे क्या होता है, एक भाव प्रकट होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं बचपन, तो हम नहीं बोलते भाई हमारा तो बचपन था, तो एक बचपन था, अभी तो नहीं है ना, लेकिन एक बचपन का हमें भाव करा रहा है। ठीक है, अब जैसे कि बुढ़ापा, अरे भाई अब तो बुढ़ापा आ गया, हमसे अभी ये नहीं हो पाएगा। तो बुढ़ापा क्या है, एक मतलब एक नाम है, मतलब भाववाचक संज्ञा है। मोटापा, इस तरह से मिठास, उमंग, चढ़ाई, थकावट, मानवता, चतुराई, जवानी, लंबाई, मित्रता, मुस्कुराहट, अपनापन, परायापन, भूख, प्यास, चोरी, क्रोध, सुंदरता आदि, ये सब सारे भाववाचक संज्ञा है। उपयुक्त उदाहरणों में आप किसी को छू नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि भाई ये जो ऊपर वाले जितने भी शब्द हैं इनको आप छू नहीं सकते। जैसे कि भाई आपने गुलाब जामुन खाया तो आप बोलेंगे अरे वाह, मैंने जो गुलाब जामुन खाए वो कितने मीठे थे, उसकी क्या मिठास थी। तो बेटे हम उस मिठास को क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, मतलब हम उसका अनुभव कर सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा। व्यक्तिवाचक हमने अभी ऊपर देखा कि भाई भाववाचक, इसी तरह से व्यक्तिवाचक भी संज्ञा होती है। किसी खास व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान को बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राम, अयोध्या, लंका, ताजमहल आदि, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सर्वनाम किसे कहते हैं, भाई सर्वनाम देखिए, जो शब्द संज्ञा के नामों की जगह प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, तो उसे सर्वनाम कहते हैं। अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। आपका अगर नाम है तो मैं आपको नाम से नहीं बुलाऊंगा, लेकिन क्या बोलूंगा, भाई उसको बुलाओ, तू इधर आ जा, तो भाई मैंने आपकी नाम की जगह पर तू, तुम ऐसा बोला, तो इन शब्दों को क्या बोलेंगे, सर्वनाम। तो यहाँ पर देखिए हिंदी में कुल सर्वनाम कितने हैं, भाई 11 है। मूल सर्वनाम 11 है। देखिए यहाँ पर मैं, तू, यह, वह, आप, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ आदि, तो ये सारे सर्वनाम हैं जिससे आपको याद करना है। और इन सारे जो सर्वनाम हैं इसको आप नाम की जगह पर उपयोग करते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में उपयुक्त विराम चिन्ह लगाओ। विराम का मतलब होता है आराम करना, मतलब वाक्य में जहाँ पर हम विराम लेते हैं, हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो उस जगह पर जो लगता है, जो चिन्ह लगता है उसको विराम चिन्ह बोलते हैं। मतलब हमें वहाँ पर रुकने का इशारा किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, नहीं नहीं हरगिज नहीं, ये तो काजी का निशाना था। अभी हम इसको कैसे पढ़ेंगे, नहीं नहीं हरगिज नहीं, यह तो काजी का निशाना था। देखो हम 3 जगह पर रुके, नहीं नहीं हरगिज नहीं, ये तो काजी का निशाना था। अगर इस वाक्य में अगर मैं विराम मतलब मैं रेस्ट ना लो और डायरेक्ट बोल दो नहीं नहीं हरगिज नहीं, ये तो काजी का निशाना था, तो आपको सामने वाले को अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसलिए विराम चिन्ह को दिया गया ताकि क्या है कि हम दूसरे शब्द को बोलने से पहले थोड़ा सा आराम कर ले। जैसे कि यहाँ पर नहीं नहीं, देखो यहाँ पर भी नहीं नहीं हरगिज नहीं, यह तो काजी का निशाना था। तो अब यहाँ देखिए, क्यों नसरुद्दीन ने कहा तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो मैं कहा। तो यहाँ पर देखो, क्यों नसरुद्दीन ने कहा तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि विराम चिन्ह का प्रयोग कर सकते। तो विराम चिन्ह का निशान कैसा होता है, उसका सिंबल ऐसा होता है। देखिए देख बच्चे, ऐसे देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ कहाँ के बाद ये लगा हुआ है, इसको विराम चिन्ह बोलेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसको आपको याद रखना है और वो जहाँ पर लगता है तो वहाँ पर आपको रुकना है। जैसे कि क्या नसरुद्दीन ने कहा, थोड़ा सांस लो, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। तो भाई इसका उपयोग आपको इस तरह से करना है। मतलब ये अगर आप जब पढ़ते समय देख लो तो वहाँ पर आपको थोड़े सेकंड के लिए रुकना है, फिर आपको आगे बढ़ना है। पड़ोस में रहने वाला पड़ोसी, साथ पढ़ने वाला सहपाठी, साथ चलने वाला अनुयायी,
साथ काम करने वाला सहकर्मी और सहयोग करने वाला सहयोगी। सहयोग का मतलब आपको मदद करने वाला, हेल्प करने वाला, इसको क्या बोलेंगे? सहयोगी। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्न शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। मतलब यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए जैसे कि गपशप, पोशाक, मुलाकात, स्वागत सत्कार और परिचय। ये 5 शब्द आपको दिए गए हैं, तो इनको आपको अपने वाक्यों में उपयोग करना है। तो भाई पहला है गपशप, मतलब क्या होता है कि भाई बातें करना। तो इसका उत्तर है भाई मोहन अपने दोस्तों के साथ गपशप कर रहा था। तो हमने गपशप का यूज यहाँ पर किया हुआ है। अब यहाँ पर है पोशाक, ठीक है, तो हम जो कपड़े पहनते हैं उनको पोशाक बोलते हैं। भाई रमा ने आज भड़कीली पोशाक पहनी है। मुलाकात मतलब किसी से मिलना, तो इसका उत्तर है आज हमको हमारे पुराने दोस्त से मुलाकात हो गई। स्वागत सत्कार, स्वागत सत्कार मतलब जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम क्या करते हैं? उनको वेलकम करते हैं, उसको ही हिंदी में क्या बोलेंगे? स्वागत सत्कार। तो भाई इसका उत्तर है जब मैं विष्णु के घर गया तो उसने मेरा खूब स्वागत सत्कार किया। परिचय, परिचय का मतलब क्या होता है? इंट्रोडक्शन। जब भी आप कहीं जाते तो आपसे पूछा जाता है भाई आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आते हो, आपके फादर्स का नाम क्या है, तो इन सबको क्या बोलेंगे? इंट्रोडक्शन। तो इसको बोलेंगे परिचय। तो यहाँ पर इसका उत्तर है भाई राघव ने मेरा परिचय उसके दोस्तों के साथ करवाया। जब हम किसी सोसाइटी में या किसी स्कूल में हम नए नए जाते तो भाई कोई हमारा पहला दोस्त सोचता है, तो जो हमारा पहला दोस्त होता है वो अपने दोस्तों से हमारा परिचय करवाता है। तो ठीक है, तो परिचय मतलब होता है इंट्रोडक्शन। तो भाई राघव ने मेरा परिचय उसके दोस्तों के साथ करवाया। तो ये मिलती जुलती आवाज वाले शब्द हैं, जरा से अंतर से भी शब्द का अर्थ बदल जाता है। नीचे इसी तरह के कुछ शब्दों के जोड़ दिए गए हैं, इन सब के अर्थ अलग अलग है। इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग आपको करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला है भाई झूठा। झूठा भाई दोनों बोलने में तो एक जैसा है लेकिन इनका अर्थ अलग अलग है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग झूठा। लंकेश बहुत ही झूठा आदमी है, ठीक है। तो झूठा मतलब गलत, मतलब झूठ बोलने वाला, रॉन्ग। झूठा मतलब क्या होता है कि अगर कोई खाना खाता है और अगर वो खाना बाकी रखता है तो उसको बोलेंगे झूठा खाना, मतलब उसका टच किया हुआ खाना, तो इसको बोलेंगे भाई यह खाना झूठा है। तो भाई दोनों शब्द बोलने में तो एक जैसे लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। इसी तरह से यहाँ पर घड़ा और गड्ढा। तो भाई घड़ा का मतलब क्या होता है? कुम्हार घड़ा बनाता है, मतलब जो पॉटर होता है वो घड़ा बनाता है, मिट्टी का घड़ा बनाता है। और यहाँ पर एक गड्ढा, तो भाई तुमने सुंदर मूर्ति घड़ी है। तो भाई बच्चों मूर्ति घड़ी, घड़ी मतलब पत्थर में से आपने देखा होगा कि भाई शिल्पकार मूर्ति बनाते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? मूर्ति घड़ना। तो यहाँ पर घड़ा और गड्ढा दोनों में बहुत ही फर्क। यहाँ पर एक घूम और झूम। तो घूम का मतलब होता है बच्चे पार्क में घूम रहे थे। घूमना मतलब आपको तो पता है कि भाई घूमना मतलब इधर उधर हम टहलते, उसको बोलेंगे घूमना। झूम, झूम का मतलब क्या होता है? पौधे हवा से झूम रहे थे। कभी कभी क्या होता है कि अच्छा सा म्यूजिक बजता है तो भी हम उस म्यूजिक से भी झूमते हैं। तो इसी तरह से भाई झूमना मतलब पौधे हवा से झूम रहे, मतलब लहरा रहे। झूम का मतलब लहराना। अब यहाँ पर है दूसरा राज और राज। तो राज का मतलब होता है जो राजा पुराने समय में होते जो राज करते थे उसको राज बोले। पुराने समय में यहाँ मुगलों का राज था, मतलब वो राजा वो राज करते थे, वो हमारे ऊपर राज का मतलब उनका हमारे ऊपर अधिकार था। और एक राज का मतलब क्या होता है? सीक्रेट। सबको तुम्हारे इस राज का पता चल गया, मतलब आप अगर किसी से कुछ चीज को छुपाते हो तो उसको क्या बोलेंगे? राज। मतलब आप अपने पास कोई राज दबा कर रखते हो, ठीक है, तो उसको बोलेंगे राज। जो मतलब औरों को पता नहीं होता, सीक्रेट होता है, इसको बोलेंगे राज। तो दोनों में फर्क क्या है? यहाँ पर सिर्फ नुक्ता लगा है। तो भाई नुक्ता लगने से दोनों का अर्थ में फर्क हो जाता है, वो आपको याद रखना है। फन और फन, इस वाले फन में यहाँ पर फ के नीचे नुक्ता लगा और ये वाला फन है। तो यहाँ पर देखिए फन, तानसेन अपने फन में माहिर था। तानसेन, तानसेन का नाम तो आपने सुना होगा। जो फन, फन में मतलब क्या होता है? उसकी कौशल्य में, उसका जो मतलब स्किल था उसमें वो बहुत ही माहिर था, बहुत ही वो इसमें प्रोफेशनल था। ये वाला फन है, मतलब सांप ने अपना फन उठा लिया। सांप का फन तो बच्चों आपने देखा होगा, भाई इस तरह का सांप का फन होता है, ठीक है। तो यहाँ से वो डंक मारता है। अब यहाँ पर है सजा और सजा। तो भाई सजा, तो दिवाली के दिन सारा शहर सजा हुआ था। सजा मतलब डेकोरेट किया हुआ था। यहाँ पर सजा है भाई चोर को सजा जरूर मिलेगी। सजा मतलब यहाँ पर इसका अर्थ है पनिशमेंट, मतलब यहाँ पर चोर को सजा जरूर मिलेगी। अब यहाँ पर देखिए खौल और खौल। देखो यहाँ पर एक मात्रा और यहाँ पर देखिए 2 मात्रा है। तो यह है खोल और यह है खौल। तो भाई मम्मी ने दरवाजा खोल दिया, मतलब इस खोल का मतलब होता है कि ओपन,
ठीक है। और यहाँ पर खौल, उबला हुआ पानी खौल रहा था। दूसरा एक उबला हुआ तेल भी होता है, वो भी खौल रहा है। मतलब खौल का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होना, बहुत ज़्यादा गर्म होगा। जब पानी के अंदर जब बुलबुले उठ रहे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, खौलना। तो उसको बोलेंगे खौलता हुआ पानी या खौलता हुआ तेल। तो इन दोनों शब्दों में ये अंतर है, तो जिसे आपको बच्चों याद रखना है। निम्न मुहावरों का अर्थ दीजिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखो यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए हैं, उसको आपके अर्थ देने हैं और उसको आपको वाक्य में भी प्रयोग करना है। यहाँ पर देखिए, बन ठन कर निकलना, इसका अर्थ होता है कि भाई अच्छी तरह से सजना संवरना। देखो बच्चों, आपने देखा होगा कि भाई लड़कियां ज़्यादातर सजती संवरती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो भाई वो सजना संवरना बोलते हैं, मतलब अच्छे कपड़े पहनना, बालों को अच्छी तरह से कंघी करना, बालों में तेल लगाना, चूड़ियाँ पहनना। अगर लड़के हैं तो भी टोपी पहनेंगे, बेल्ट पहनेंगे, जूते पहनेंगे। तो इस तरह का जो हम लोग कार्य करते हैं कहीं जाने के लिए, तो इसको बोलेंगे सजना संवरना, मतलब बन ठन कर निकलना। तो भी वाक्य में प्रयोग, मतलब हमने इसका वाक्य बनाया, छुट्टी के दिन सब बन ठन कर घूमने के लिए निकलते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि भाई छुट्टी के दिन सब लोग फ्री होते हैं, मतलब सब लोग खुश होते हैं कि भाई चलो आज तो हमें कोई काम नहीं करना है। उस दिन क्या होते हैं, सारे लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर निकलते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे, बन ठन कर निकलना, मतलब अच्छे से तैयार होकर निकलना। अब दूसरा है मुंह बनाकर शिकायत करना। तो इसका अर्थ है कि भाई चेहरे पर अप्रसन्नता या असंतोष तथा घृणा का भाव प्रकट होना। मतलब मुंह बनाना का मतलब क्या होता है, कभी कभी आपने बच्चों देखा होगा कि छोटे बच्चों की कुछ ख्वाहिश होती है, जब वो मार्केट में जाते हैं, मेले में जाते हैं, तो बोलते हैं कि नहीं हमें तो यही चीज़ चाहिए। लेकिन जब मम्मी पापा उनको ये चीज़ लाकर नहीं देते तो वो थोड़ा सा मुंह बना दे, मतलब वो क्या होते हैं, अप्रसन्न, मतलब थोड़े से नाखुश, मतलब ठीक है, वो खुश नहीं, थोड़े से दुखी हो जाते हैं, मतलब असंतोष, ठीक है। तो उसमें असंतोष प्रकट होता है तथा घृणा का भाव प्रकट होता है। तो भाई वाक्य में प्रयोग, तो यहाँ पर देखिए, लालू ने पीलू की और मुंह बनाकर शिकायत की क्योंकि पीलू ने लालू का खिलौना ले लिया था। तो यहाँ पर आप देखिए बच्चों, भाई लालू ने पीलू की और मुंह बनाकर शिकायत की क्योंकि पीलू ने लालू का खिलौना ले लिया था। आप चाहो तो कोई दूसरा वाक्य भी बना सकते हो कि भाई आपको आपकी मम्मी ने जब कोई खिलौना ला के नहीं दिया तो भाई हमने हमारे माँ बाप के सामने मुंह बनाकर बैठ गए। तो इस तरह का वाक्य भी आप लोग बना सकते हो। आप चाहो तो कोई भी वाक्य बना सकते हो, लेकिन उसके साथ सही तरह से बैठना चाहिए। तीसरा, गर्मजोशी से स्वागत करना, मतलब इसका अर्थ होता है भाई उत्साह के साथ स्वागत करना। जब आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप लोग क्या करते हैं, एकदम उत्साह के साथ, मतलब खुशी के साथ उसका स्वागत करते हैं। उसको बोलेंगे गर्मजोशी से स्वागत करना, मतलब आपका मुंह बहुत ही हंसता हुआ होता है, किसी को देखकर आप खुश होते हो, तो इसको बोलेंगे उत्साह के साथ स्वागत करना। मतलब सामने वाले को भी लगता है कि भाई नहीं भाई हमारा अच्छे से स्वागत हो रहा है। तो भाई इसका वाक्य प्रयोग क्या होता है, भाई लड़की वालों ने लड़के वालों का गर्मजोशी से स्वागत किया। चौथा है नाराज होना, मतलब अप्रसन्न होना। वाक्य प्रयोग है उसका, पपलू को खिलौना न मिला तो वो पापा से नाराज हो गया। मतलब नाराज का मतलब क्या होता है, अप्रसन्न, मतलब थोड़ा दुखी होना। मतलब पपलू को खिलौना न मिला तो वो पापा से थोड़ा सा नाराज हो गया। 5, देखते ही रह जाना, अर्थ चौंक जाना। उसका वाक्य प्रयोग है, सोनू की नई घड़ी को राधा देखते ही रह गए। मतलब देखते रहना मतलब क्या होता है कि हमारी आंखें चार हो जाती है। जब हम कुछ इतना अच्छा देखते हैं जो कभी हमने पहले जिंदगी में भी नहीं देखा है, तो हम लोग क्या होता है कभी कभी देखते रह जाते हैं, ठीक है। तो भाई छोटे बच्चों को तो क्या पसंद होता है, अच्छा वाला खिलौना। तो अगर कोई अच्छा खिलौना मार्केट में अगर मेले में वो लोग देख लेंगे तो उसको वो देखते ही रहते, उसको बोलेंगे चौंक जाना, अरे पापा मुझे वही खिलौना चाहिए। छठा है घड़ों पानी पड़ना, इसका अर्थ है शर्मिंदा होना, लज्जित होना। मतलब घड़ों पानी मतलब ऐसा नहीं कभी आपके ऊपर कोई पानी डाल दे। पानी का मतलब क्या होता है भाई शर्म, आपको शर्म आना, शर्मिंदा होना, लज्जित होना। इसका वाक्य में प्रयोग क्या होता है, जमाल साहब ने अपने फटे कपड़े को देखा तो मानो उनके ऊपर घड़ों पानी पड़ गया। बेचारे जमाल साहब तो गरीब थे, इसलिए उन्होंने जब उनके फटे कपड़े देखे तो उनके ऊपर जैसे कि घड़ों पानी पड़ गया, मतलब वो बहुत ही शर्मा गए। 7वां, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। बच्चों आपने ओले तो देखा होगा,
बर्फ के गोल गोल ऐसे टुकड़े गिरते हैं तो उसको ओले बोलते हैं। तो इसका अर्थ है भाई काम शुरू करते ही समस्या आना। यहाँ पर मतलब सिर मुड़ा, मतलब ऐसा नहीं कि आपने जैसे टकला कराया और आपके ऊपर ओले मतलब बर्फ के टुकड़े गिरे, ऐसी बात नहीं है। मतलब यहाँ पर इसका अर्थ ये होता है कि अगर आप कोई अच्छा काम शुरू करने जाते हो तो आपको बीच में कोई ना कोई समस्या मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम आती, इसको बोलते हैं सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। तो वाक्य प्रयोग है भाई, मोहन जैसे ही घर के बाहर निकला तो बारिश शुरू हो गई, मानो सिर मुंडाते ही ओले गिरे हो ऐसा हाल हो गया। मतलब मोहन जैसे ही घर के बाहर निकला तो बारिश शुरू हो गई, मानो सिर मुंडाते ही ओले गिरे हो ऐसा हाल हो गया। अब यहाँ देखिए ऊंट के मुंह में जीरा। अब जीरा तो पता कितना छोटा होता है, अब ऊंट कितना बड़ा होता है, ठीक है। तो भाई इसका अर्थ है भाई आवश्यकता से बहुत कम प्राप्त होने वाली चीज। जैसे कि मान लो कि आपको एकदम बहुत ज़्यादा भूख लगी है और आपको अगर एक रोटी खाने को कोई दे तो आपका क्या होगा, आप भूखे रहोगे ना। इसीलिए इसका अर्थ ये होता है कि हमको आवश्यकता मतलब हमारी ज़रूरत ज़्यादा है लेकिन हमको बहुत कम मिलता है, इसको बोलेंगे ऊंट के मुंह में जीरा। तो भाई चलो इसको वाक्य में प्रयोग करते हुए, तो मेरे दोस्त को जिम में जाने का शौक है लेकिन घर में उसकी भाभी उसे एक गिलास दूध से ज़्यादा नहीं देती, अब इसे ही कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। मतलब बेचारा कोई जिम जाता है तो भाई पहलवानी करेगा तो भाई उसको खाना तो चाहिए ज़्यादा, लेकिन घर में उसको क्या है, देखो खाली एक गिलास दूध देते हैं। तो भाई एक गिलास दूध देने से क्या होगा, उसका कुछ होगा नहीं होगा। तो इसलिए इसको बोलेंगे ऊंट के मुंह में जीरा। मतलब ज़रूरत ज़्यादा है लेकिन हम उसको कम देते हैं। 9वां, दिया तले अंधेरा। जब आप दीप जलाते हो, दिया जलाते हो तो आप देखना दिए के आजू बाजू में उजाला होगा लेकिन उसके नीचे अंधेरा होगा, तो भाई इसका भी कोई अर्थ होता है। तो यहाँ पर देखिए दूसरों को उपदेश देने वाले व्यक्ति का स्वयं अच्छा आचरण नहीं करना। जैसे कि बच्चों मैं ही हूँ, मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ बच्चों देखो ऐसा वैसा नहीं करना है, किसी को मारना नहीं है, और मैं ही खुद अगर मारूँ तो मतलब इसका मतलब क्या होता है कि मैं तो सबको मारता हूँ और मैं सबको सिखाता हूँ कि मारना नहीं चाहिए। तो भाई ये बात गलत है। पहले हमको अपने आप को सुधारना है, फिर हमको दूसरों को सुधारना है, ठीक है। अगर मैं नहीं सुधरूंगा और दूसरों को सुधारूंगा तो उसको क्या बोलेंगे, दिया तले अंधेरा। मतलब यहाँ पर दूसरों को सिखाने वाला व्यक्ति खुद अच्छा नहीं होता, इसका मतलब ये होता है। तो भाई देखो यहाँ पर वाक्य में प्रयोग किया है, मोहन मन की शांति पाने के लिए एक तीर्थ स्थान पर गया, ठीक है। लोग शांति पाने के लिए कहाँ जाते हैं, तीर्थ स्थान पर जाते हैं, ठीक है। जब वहां एक कर्मचारी ने उससे घूस मांगे तो उसने कहा कि भाई दिया तले तो अंधेरा है। मतलब लोग मन की शांति के लिए कहीं अच्छी जगह पर जाते हैं जहाँ पर भगवान होते हैं, ठीक है। तो वहाँ ऐसी जगह पर वो जाते हैं, लेकिन अगर उनके पास कोई घूस मांग ले, पैसा मांग ले कि भाई हम आपको अच्छी जगह देंगे तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, तो वो क्या हो गया, घूस हो गया। तो हम लोग कहेंगे भाई दिया तले अंधेरा। अब 10वां, ईद का चांद। तो भाई ईद का चांद होता है वो ईद के दिन ही दिखाई देता है, मतलब बाकी दिनों पे तो वो दिखाई देता नहीं है, इसलिए इसका अर्थ क्या होता है, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। तो इसलिए इसका अर्थ होता है कि भाई बहुत दिनों बाद दिखाई देना। तो वाक्य में प्रयोग भाई तुम तो दिखाई नहीं देते, लगता है कि ईद के चांद हो गए। मतलब ईद का चांद का मतलब क्या होता है, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना, मतलब बहुत कम दिखना, इसको बोलेंगे ईद का चांद। निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखो। विलोम का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट, ठीक है, उसके उल्टे अर्थ वाले शब्द। तो भाई पुराना का होगा नया, दोस्त का दुश्मन, खुश का नाखुश, मामूली का खास, बड़खिली का धूमिल, मुलाकात का विदाई, झूठ का सच। तो ये सारे विलोम शब्द हैं जिन्हें बच्चों आपको याद रखना है। तो बच्चों आपका ये जो दोस्त की पोशाक है, वो जो पाठ है, उसमें से जो क्रिया वाले शब्द मतलब काम वाले शब्द है, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे एक्शन वर्ड। तो आपको ये सारे शब्द ढूंढकर आपको यहाँ पर लिखना। तो मैंने बच्चों आपकी किताब में से उस पाठ में से जितने भी काम वाले शब्द है, जितने भी एक्शन वर्ड है, वो मैंने यहाँ पर लिखे। जैसे कि मिले, हुए, कहा, लाए, निकाल, सुनकर, गया, बताना, लिया, इन सारे शब्दों में कोई ना कोई काम होता हुआ आपको दिखेगा। जैसे कि लिया तो भाई लेने का काम, बताना तो भाई बताने का काम, गया तो मतलब जाने का काम। तो इन सारे शब्दों में कोई ना कोई काम होता हुआ आपको दिख जाएगा। अब यहाँ देखिए पाठ में संयुक्त अक्षर वाले शब्द आपको ढूंढकर लिखना है। संयुक्त अक्षर आप देखिए तो यहाँ पर दोस्त, दोस्त, यहाँ पर देखिए तुम्हारी, महा, यहाँ पर सत्कार, क्यों। तो यहाँ पर मतलब ये सारे संयुक्त अक्षर वाले शब्द हैं जो कि आपकी दोस्त की पोशाक जो पाठ में है उसमें से हमने लिए हैं। पाठ में से अनुस्वार वाले शब्द ढूंढकर आपको लिखना है। अनुस्वार का मतलब क्या होता है, बिंदी। तो यहाँ पर देखिए मैं,
घड़ों, तुरंत, हैं। अब पाठ में अनुनासिक वाले शब्द ढूंढकर आपको लिखना है। यहाँ पर देखिए मोह, आए, रहो, तो इसका जो उच्चारण है वो हम थोड़ा सा नाक से करते हैं, इसलिए उसको बोलेंगे अनुनासिक। यहाँ पर आप देखिए तो वैसे तुक वाले शब्द लिखिए तो भाई घूम का होगा झूम, खास का दास, जमाल का कमाल, बात का लात, आज का काज, चूप का धूप। तो ये सारे तुक वाले शब्द मतलब राइमिंग वर्ड्स है। लिंग पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों दोस्त, दोस्त का क्या होगा पुल्लिंग। तो बच्चों आप बोलेंगे भाई पुल्लिंग क्या होता है, तो भाई पुल्लिंग का मतलब हम लोग दोस्त को क्या बोलेंगे कैसा, दोस्त कैसा। तो अगर कैसा आता है तो आएगा पुल्लिंग। तो साहब कौन है, पुल्लिंग। मुंह कौन है, मतलब मुंह कैसा, पुल्लिंग। अचकन कैसी तो स्त्रीलिंग। पड़ोसी कैसा तो पुल्लिंग। कपड़ा कैसा तो आएगा पुल्लिंग। बेगम कैसे मतलब स्त्रीलिंग। पोशाक कैसी तो आएगा स्त्रीलिंग। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण को अंग्रेजी में बोलेंगे एडजेक्टिव। मतलब ये विशेषण का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा मतलब नाम या सर्वनाम मतलब नाम की जगह पर जो हम शब्द प्रयोग करते हैं उसको सर्वनाम बोलते हैं, कि विशेषता बताते हैं। ये शब्द वाक्य में संज्ञा के साथ लगाकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं। मैंने एक बिल्ली को देखा। अब मैंने क्या बोला, सिर्फ बिल्ली। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि भाई मैंने एक सुंदर बिल्ली को देखा या फिर मैंने एक काली बिल्ली को देखा, तो भाई बिल्ली के आगे हमने क्या शब्द लगाया, सुंदर भी लगाया और काली भी लगाया। तो भाई काली या सुंदर लगाने से बिल्ली में थोड़ा सा क्या हो जाता है, उसके विशेषता बढ़ जाती है। तो ऐसे शब्दों को क्या बोलेंगे, विशेषण। बड़ा, लंबा, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, खट्टा आदि ये जो सारे जो शब्द है वो विशेषण शब्द है जो लगाने से किसी शब्द की विशेषता बढ़ जाती है। इसको विशेषण शब्द कहते हैं। विशेष्य किसे कहते हैं, वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए वाक्य में जिस संज्ञा मतलब नाम, सर्वनाम मतलब जो नाम की जगह पर जो शब्द हम प्रयोग करते हैं उसको सर्वनाम बोलते हैं। भाई उसकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे कि भाई काली बिल्ली, तो भाई काली क्या है, विशेषण है, और बिल्ली क्या है, विशेष्य। मतलब हमने बिल्ली की विशेषता बताई तो उसको क्या बोलेंगे, विशेष्य बोलेंगे। अब यहाँ पर विशेषण शब्द के ऊपर आपको गोला लगाना है। तो भाई पहला है जमाल साहब ने भड़कीली अचकन पहनी। तो भाई अचकन तो है लेकिन कैसी है, भड़कीली है। तो भड़कीली ये जो शब्द है वो विशेषण शब्द है। मतलब अचकन के आगे भड़कीली लगा देने से क्या हो गया, अचकन की विशेषता बढ़ जाती है, इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, विशेषण। अब देखो राधा ने मीठे गुलाब जामुन खाए। अगर यह वाक्य अगर ऐसे होता, राधा ने गुलाब जामुन खाए, तो लोगों को क्या लगता है भाई कैसे होंगे गुलाब जामुन। लेकिन यहाँ पर लिखा राधा ने मीठे गुलाब जामुन खाए, तो भाई गुलाब जामुन की इंपॉर्टेंस, उसकी महत्व, जो उसका महत्व है वो बढ़ जाता है, इसलिए मीठे है वो एक विशेषण शब्द है। तो इसका उत्तर है भाई मीठे। अभी अंत में है विशेष्य शब्द पर गोला लगाओ। विशेष्य शब्द, तो यहाँ देखिए भाई जमाल साहब ने भड़कीली अचकन पहनी, तो भड़कीली हो गया विशेषण। अब हमने किसकी विशेषता बताई, अचकन की, तो जिसकी हम विशेषता बताते उसको बोलेंगे विशेष्य। तो यहाँ पर आएगा अचकन। राधा ने मीठे गुलाब जामुन खाए, मीठे लेकिन क्या, तो मीठे क्या, तो भाई गुलाब जामुन। तो हमने जिसकी विशेषता बताई है उसी शब्द को हमें यहाँ पर लिखना है, वो होगा विशेष्य। मतलब मीठे है वो विशेषण है और गुलाब जामुन है वो विशेष्य है। हाँ तो बच्चों अभी अंत में निम्न चित्र बनाकर रंग भरे और उसके बारे में 5 वाक्य आपको लिखने। तो भाई यहाँ पर पहला है नसरुद्दीन के बारे में आपको 5 वाक्य लिखने और उसका आपको एक अच्छा सा चित्र भी बनाना। फिर आपको आपकी मनपसंद पोशाक, अगर लड़की है तो भाई लड़की वाली पोशाक और लड़के हो तो आपकी लड़के वाली पोशाक। तो बच्चों ये करने के बाद आपको उसके बारे में 5 वाक्य भी आपको लिखने हैं। तो चलो बच्चों ये दोस्त की पोशाक के प्रश्न उत्तर यहाँ पर पूरे होते हैं। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे और आपकी एग्जाम में भी आपको काम आएंगे। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और इस तरह के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रही। तो चलो बच्चों मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।